सेकेंड स्टेप में अपन देखेंगे यहाँ कौन सी स्टेप होगी। सेकेंड आ जाएगी अपनी डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रोजन का यहाँ से निकलना। हाइड्रोजन का निकलना अल्फा और बीटा। यहाँ पे जो अल्फा बीटा कार्बन जो होते हैं इसके फैटी एसाइल या फिर कह सकते हैं फैटी एसाइल कोएंजाइम ए से यहाँ से क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन निकलेंगे। और हाइड्रोजन निकलने के लिए एंजाइम जो चाहिएगा वो कौन सा चाहेगा, फैटी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, जिसमें FAD कन्वर्ट होगा FADH+H मतलब H2। यहाँ से कौन से निकलेंगे, एक तो ये H निकलेगा और एक ये H निकलेगा। अगर यहाँ से अब डी हाइड्रोजन होगा तो यहाँ से स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो कुछ इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। CH बन गया और CH बनने से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH आ गया, यहाँ पे कीटो ग्रुप आ गया, यहाँ पर थायो कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बनी है। ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बनी है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, तो कैसी होगी, ट्रांस अनसेचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए के नाम से अपने से जान सकते हो। तो सेकंड कंपोनेंट जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, ट्रांस अनसेचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए। ट्रांस अनसेचुरेटेड कहाँ बना है, ये अल्फा और बीटा के ऊपर, ये भी कह सकते हैं अपन इसका नाम। और यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन सा आ जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज, इसके नाम से आ जाएगा फैटी एसाइल डिहाइड्रोजिनेज, फैटी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज के नाम से एंजाइम आ जाएगा। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है उसका निर्माण होगा FADH2। अब अपन अगली स्टेप में चलते हैं, कौन सी स्टेप होगी, थर्ड स्टेप में अगर अपन देखेंगे यहाँ पर कौन सा है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब है वापस से वाटर का मॉलिक्यूल का ऐड करना, या फिर अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन का ऐड करना। तो यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर आप ऐड करो, ये स्ट्रक्चर आप ऐड करो, किस वाले पे ऐड करोगे आप, बीटा वाले पर। ये जो बीटा है और ये कौन सा है, अल्फा है। तो यहाँ बीटा वाले पे अगर आप ऐड करो तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, यहाँ RCOH, ये OH बन सकती है, एक H यहाँ आ गया और ये H आ गया। ये कंडीशन अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर CH2 आ गया, एक H यहाँ चला गया, दो H में से ऑक्सीजन यहाँ आ गया और यहाँ पे आ जाएगा वापस से C+OH कोएंजाइम A, ये स्ट्रक्चर आ गई। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो है किस पे, बीटा। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पे है, बीटा के ऊपर आया है यहाँ पे, तो इसका नया नाम आ जाएगा। तो बीटा हाइड्रोक्सिल कह सकते हो आप इसे। तो इसे क्या कह सकते हो आप, बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए के नाम से कह सकते हो, बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए के नाम से भी कह सकते हो। तो पहला कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट यहां पे बन गया, ये स्ट्रक्चर बन गई आपके सामने। सिंपल सी स्ट्रक्चर है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं केमिकल स्ट्रक्चर के साथ बता रहा हूं आपको, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आगे स्ट्रक्चर। अब यहां से वापस कौन सी है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन का मतलब है यहां पर अपन कहेंगे हाइड्रोजन का निकलना। अगर ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाए, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाए तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहां अपन देखेंगे इसका, तो हाइड्रोजन जब निकलेगा तो यहां पर एंजाइम किसकी आवश्यकता पड़ेगी, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। यहां पे अपन देखेंगे हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के लिए जो मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ेगी वो यहाँ पे कौन होगा, NAD कन्वर्ट होगा NADH2, NADH2 बन गया। अब यहाँ से इससे जो कंपोनेंट बनेगा उसकी स्ट्रक्चर आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हो, RCOH
CH2 C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम A जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी। तो यहाँ पे अपना जो फोर्थ कंपोनेंट है, इसे जैसे OH ग्रुप यहाँ पे बना है, OH ग्रुप यहाँ से निकलेगा, ये OH ग्रुप भी निकलेगा यहाँ से, ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक H यहाँ से निकला है, एक H यहाँ से निकला है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? कीटो ग्रुप में कन्वर्ट होगा। क्या होगा? कीटा ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो इसका नाम आप कीटो कह सकते हो। तो यहाँ पर जो बनेगा उसे अपन क्या कह सकते हैं, किस पोजीशन पे बना है? यहाँ पर ये अल्फा है और ये बीटा है। बीटा पे क्या बना है? कीटो ग्रुप बना है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए के नाम से आप इसे कह सकते हो। अब आपके सामने क्या बन गया? बीटो कीटो एसाइल कोएंजाइम ए आपके सामने बन चुका है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे जो पांचवी जो स्टेप है वो कौन सी आ जाएगी? थायोलाइटिक क्लीवेज। मतलब थायोलाइटिक जो क्लीवेज है, थायोलाइज एंजाइम कह सकते हैं, क्लीवेज कह सकते हैं, ये एक एंजाइम है थायोलाइटिक क्लीवेज। ये इसको क्या करता है? तोड़ता है। कहाँ से तोड़ेगा ये? तो यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड को तोड़ेगा। यहाँ पर कह सकते हैं अल्फा और जो बीटा है इसके बीच से क्या करेगा? ये क्लीवेज करेगा। अगर इसके बीच से ये क्लीवेज करता है तो कुछ अलग ही कंपोनेंट बनता है। ये जो पांचवी स्टेप है मैं यहीं बना देता हूं, इनको मिटाकर आप यहां देखोगे तो एक साथ पूरा चीज आपको एक साथ में समझ में आ जाएगी। थायोलाइटिक जो क्लीवेज है ये यहां पे बन जाएगी। ठीक है, यहां से अपन देखेंगे, यहाँ पे एंजाइम मैंने बता दिया भैया आपको, जो एंजाइम रहेगा वो डीहाइड्रोजिनेज ही रहेगा। और कौन सा डीहाइड्रोजिनेज रहेगा? बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम, डीहाइड्रोजिनेज कह सकते हो आप। यहाँ पे जो कंपोनेंट आगे अपन देखेंगे इसका, तो यहाँ पर कौन सा होगा? थायोलाइटिक, थायोलाइटिक क्लीवेज। ये थायोलाइटिक क्लीवेज होगा। और अब इससे अगर अपन तोड़ेंगे, यहां सपोज यहां से अपन इसको तोड़े, कहां से? अल्फा और बीटा के बीच में, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी अपने पास में। आर यहां पर COH बन गया, प्लस यहां पे क्या निकल गया? CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां पे आ जाएगा S कोएंजाइम ए। तो यहां पे ये क्या बन गया? अब एसिटाइल, यहां पे अपन कह सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुआ। एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो जितनी भी फैटी एसिड है कार्बन की, उनमें से अपन क्या कर सकते हो? -2। तो यहां पर जो फैटी एसिड ये बची है वो कैसी है? -2 कार्बन की बची है अब आपके पास में। इसका मतलब ये जो फैटी एसिड बची है कैसी है? -2 कार्बन की। ये फैटी एसिड कोएंजाइम ए निकल गया। ऐसे कितने साइकिल चलेंगे? ये साइकिल वापस किस में? ये अगला किस में चला जाएगा? बीटा ऑक्सीडेशन में चला जाएगा ये। ठीक, फिर यहां से अब इसकी जो स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे तो यहां कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। ये कैसी स्ट्रक्चर रह जाएगी? ऐसी स्ट्रक्चर है और कोएंजाइम ए यहां पे ऐड रहेगा। ये कोएंजाइम ए मतलब एक्टिवेटेड फैटी एसिड निकलेगी। ये कौन सी निकलेगी? एक्टिवेटेड फैटी एसिड निकलेगी और डायरेक्ट ही वापस अगले पाथवे में चली जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रहेगी ये, इसलिए सेकंड स्टेप में डायरेक्ट ये चली जाएगी। तो यहाँ जो कंपोनेंट आपके पास बना है वो कौन सा है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए अपन जानते हैं किस में जाता है? क्रेब साइकिल, जो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल से क्या बनेंगे इसके पास में? NADH2 FADH2 और ATP। ठीक है, कितने साइकिल चलते हैं? अगर ये 16 कार्बन का है तो फैटी एसिड में कितने साइकिल चलेंगे बीटा ऑक्सीडेशन के? 16 कार्बन की अगर फैटी एसिड है तो कितने साइकिल में कंप्लीट होंगे? तो यहां पर साइकिल चलेंगे 7 साइकिल। कितने साइकिल चलेंगे? 7 साइकिल।
7 साइकिल में कितने एसिटाइल कोएंजाइम निकलेंगे? 8। 8 एसिटाइल कोएंजाइम निकलेंगे। 8 एसिटाइल कोएंजाइम किस में जाएंगे? क्रेब साइकिल में जाएंगे। क्रेब साइकिल में जाके एक एसिटाइल कोएंजाइम ये कंपोनेंट बनाते हैं। कितने NADH बनते हैं? 3। FAD कितना बनता है? 1। ATP कितना बनता है? 1। ये बनता है। ये सब जाके क्या बनाएंगे? ETS में ATP। ये तो ATP है। यहां पे आगे समझो। अब अपन देखेंगे कि जो ये ATP है कितने बनेंगे? 3। एक NADH2 से कितने ATP बनते हैं? 3 ATP बनते हैं। एक FADH2 से कितने बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन अगर आप देखोगे कि जो बीटा ऑक्सीडेशन है उसकी एनर्जेटिक एनालिसिस अगर अपन करें, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ा सा रफ करना चाहूंगा। यहां पे देखो, एनर्जेटिक एनालिसिस। एनर्जेटिक एनालिसिस ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। कितने कार्बन की? 16 कार्बन को अपन ने स्टार्ट किया था। अब आपके सामने अपन देखेंगे कितने साइकिल कितने हैं? साइकिल तो चले हैं 7 साइकिल। प्लस अपन देखेंगे एसिटाइल कोएंजाइम कितने बने हैं? 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने हैं। अब मैं ये कहूं कि 7 साइकिल जो चले हैं, प्रत्येक साइकिल में क्या क्या बना है? एक साइकिल में एक तो बना है, इसका मतलब एक साइकिल में एक बनेगा तो 7 साइकिल में 7 हो गई, NADH2। साथ ही क्या बनेंगी? FADH2 ये बनेंगी। इसका मतलब एक साइकिल में एक बन रहा तो 7 साइकिल में 7 हो गए, ये दोनों बन जाएंगे। इस प्रकार से कुछ बनेंगे। यहाँ पे अगर ये किस में जाता है? ETS में, तो यहां से कितनी ATP बनेंगी? तो 7 अगर NADH है तो यहां से इंटू 3 इक्वल टू कितनी ATP हो गई? 21 ATP ये बनेंगे। 21 ATP बनेंगे किससे? एक साइकिल से। किससे? NADH2 से। अब FADH2 बच गया। यहां से एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, तो यहां पे 14 ATP बन गई। ये स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गई। अब लास्ट में बचा है 7 साइकिल। अगर ये चला है, एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो किस में जाया है? क्रेब साइकिल में अगर जाता है, क्रेब साइकिल में अगर जाता है तो क्रेब साइकिल में क्या क्या बनता है? देखो, क्रेब साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम से बनता है 3 NADH2 और एक बनता है FADH2, एक बनता है ATP। ये बनते हैं एक एसिटाइल कोएंजाइम से। ये 8 की बात अलग कर रहा है। अब इसमें अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 ATP से, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे? 9 ATP। इसको इससे कितने ATP बनते हैं? 2 ATP इसमें ETS में, तो यहाँ बन जाएंगे इसके 2 ATP। यहाँ पे तो 1 ATP है, ये 1 ATP। टोटल कितने? 12 ATP। एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितने ATP बने? 12 ATP। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब अपन देखते हैं कि आपके पास में कितने एसिटाइल कोएंजाइम है? 8 है। 1 से 12 बन रहा है, तो 8 से कितना बनेगा? तो यहाँ पर अपन देखेंगे 8 इंटू 12 ATP, तो यहाँ पे अपन देखेंगे 96 ATP। ये टोटल प्रोडक्शन हुआ है ATP का। टोटल प्रोडक्शन में यहाँ पे अपन देखेंगे 6 4 10 1 11, यहाँ पे देखेंगे 9 2 11 और 1 12 और 1 13, 131 ATP का प्रोडक्शन होता है।
कितने बनते हैं 131 एटीपी बनते हैं, किसमें कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन 16 कार्बन की फैटी एसिड अगर आप यूज में लेते हो तो आपके पास में ये बेनिफिट होता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग जब किया था तो उसमें 2 एटीपी माइनस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब फैटी एसिड को आपने एक्टिवेट किया था तो एक एटीपी कन्वर्ट हुई थी AMP+2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो यहाँ पर उसे अपन 2 एटीपी बराबर मानते हैं, तो 2 एटीपी यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने एटीपी बनेंगे आपके पास में 129 एटीपी जो है वो प्योर बेनिफिट, प्योर बेनिफिट होता है किसमें बीटा ऑक्सीडेशन 16 कार्बन की पाल्मेटिक एसिड से। यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको पूरा जो बीटा ऑक्सीडेशन है कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कौन से कार्बन में क्या क्या चेंजेस हुए, कौन से पाथवे से गुजरा है, वो हर चीज़ मैंने आपको बताई है, लास्ट एनर्जेटिक थोट तक बताई है आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरी स्ट्रक्चर समझ में आई होगी और ये जो बीटा ऑक्सीडेशन है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। अब अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।